बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब दिखता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़। इस प्रोग्राम में हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पर हो रही है या सेल परचेज कहाँ पर हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा जो है वो टॉपिक है जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मुल्क की मैशियत में एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा कहा है कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है रियल स्टेट। अगर रियल स्टेट मजबूत होगी तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, लेकिन इकोनॉमी स्ट्रांग इसे करेगा कौन? मुतादिद प्रोग्राम्स हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों पे किए, कुछ प्रोग्राम्स हमने उन लोगों पे किए जिनके साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही फ्रॉड हो रहा है। कोशिश ये थी कि इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको पाकिस्तान में होती हुई तरक्की जो है वो दिखाएं कि कहां पर तरक्की हो रही है। जैसे कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपको एक बहुत खूबसूरत और आलीशान घर का विजिट भी करवाया, वहां पर वो देखिए, और यहाँ पर आज के प्रोग्राम में देखिए कि लोगों ने कांटेक्ट किया हमसे कि जी मेरे साथ ये मसला हो गया, मेरे साथ फलां मसला हो गया। ताजुब की बात यह है कि एक ऐसी निजी सोसाइटी जो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वहां का केस सामने आ गया है, और केस भी एक ऐसा बंदा, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, इस प्रोग्राम के आगाज में ही मैं बहुत सी चीजें डिस्कस करना चाहती थी। सबसे पहले तो मैं अपनी पॉलिटिक्स में थोड़ी सी बात कर लूं, अगर वो बुरा नहीं होगा। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, उनको काम सौंप दिए जाते हैं कि जी आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स करते भी हैं उस पर काम या नहीं करते। आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया जाता है और दूसरे से फिर तीसरे डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया जाता है। आवे का तावा बिगड़ा हुआ है, किस पर बात की शुरू की जाए? ना तो आपका लीगल सिस्टम ठीक है, ना आपकी इकोनॉमी ठीक है, ना आपके हॉस्पिटल्स ठीक है, ना आपकी एजुकेशन ठीक है। हुकूमत इस वक्त कर क्या रही है? ऑपोजिशन पर तनकीद, और ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत पर तनकीद। इनकी इसी गेमा गेमी के अंदर 5 साल निकल जाते हैं, उसके बाद फिर वोट लेने आ जाते हैं। देखे तो सही आम बंदे की प्रॉब्लम क्या है, आम बंदे का इशू क्या है, आम बंदा इस वक्त कर क्या रहा है। आपको पता भी है कि खाली सिर्फ पौधे लगा देने से आपके मसले जो है वो हल हो जाते हैं। आप मियावाकी जंगल बना दे लेकिन लोगों को गाड़ दे जमीन के अंदर। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर ओवरसीज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। मेरे प्रोग्राम में लीगल एक्सपर्ट भी होंगे और वो जो अपनी एक्सपर्टीज बताएंगे कि किस तरह से इसको देखा जाता है, हमारी जुडिशरी क्या कर रही है, ठीक है। और दूसरा ये कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट वो बेहतर बता सकते हैं कि फ्रॉड हुंदा किस तरह या किस तरह से किया जाता है उसको। फिर एक ऐसा बंदा जो अपनी सारी जिंदगी जो है वो बाहर के मुल्क में गुजार कर आया है, सिर्फ इसलिए कि यार वतन वतन होता है, अपनी मट्टी मट्टी होती है, जाना के बाद उत्थे ही जाना है, बस मेरा मुल्क मेरा देश है, और आगे मुल्क देश की करदा उहदे नाल फ्रॉड करके ते ओनू जिहड़ी उहदी बाकी जिंदगी हुंदी ओ धक्के खाना च ओनू पा दिंदा है। तो जनाबे वाला जज्बाती होने पर माजरत, तारुफ करवाते हैं मेहमानों का। आमिर सईद साहब हैं, लीगल एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया जनाब आने के लिए, वक्त देने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप अच्छी तरह से रहनुमाई करें, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद उज़ैर पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच आने के लिए, और आपसे माजरत ख्वाह हैं कि आपको बुलाया भी है प्रोग्राम में तो आप एक केस लेकर आए हैं, अपना मसला लेकर आए हैं। जनाब जावेद अख्तर ख्वाजा साहब हैं, जो कि एक्स डायरेक्टर सोशल सर्विसेज रह चुके हैं लंदन में। 50 साल जिंदगी गुजारी है अपनी वहाँ पर, और कुछ जमा पूंजी अपनी की और एक सोसाइटी में अपना प्लॉट ले लिया। अब आगे की किस्सा कहानी क्या है ये तो मैं शुरू करती हूँ। आमिर सईद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हमारा एक लीगल सिस्टम है, जुडिशरी जो है हमारी, वो प्रॉपर्टी को किस हद तक सिक्योर करती है? कानून तो इतने धड़ाधड़ बने हुए हैं, आपने भी कानून की बहुत किताबें पढ़ी हैं, उसके बावजूद ये फ्रॉड की रेशो क्यों बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने कहा है कि मुल्क के अंदर कानून बने हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका क्वेश्चन है कि अदलिया क्या कर रही है, अदलिया के अंदर प्रोटेक्शन को किस तरह हो सकती है जो फ्रॉड होते हैं। अदलिया प्रोटेक्शन को बचाने के लिए नहीं होती है, पहले ये क्वेश्चन क्लियर कर लें। अगर किसी बंदे के साथ कोई निजी जिंदगी में फ्रॉड होता है तो उसका एजेंसीज हैं, एजेंसीज ने उसके ऊपर काम करना होता है। अगर उसने कोई एग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा बनाया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स किसी ने अगर बोगस तैयार किया है तो उसकी कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में अप्लाई करना है। उसमें उस कोर्ट ने एज पर लॉ उसको चलना है, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होनी है, एविडेंस के ऊपर क्रॉस एग्जामिन, क्योंकि वर्ड मैक्सिमम है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अगर एक बंदा कहता है कि मेरे से फ्रॉड हुआ है तो ये नहीं कि उसका डॉक्यूमेंट्स आया, उस डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट देखते ही उसको कैंसिल कर दे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे बंदे को भी सुनना जरूरी है। तो सुनने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एविडेंस होती है, एविडेंस इंक्लूड होने के बाद अगर एक कोर्ट देती है एक बंदे के हक में फैसला, तो उसके बाद फिर अपील का राइट है, फिर उसके बाद आगे हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ये प्रोसीजर है इसके। कोर्ट्स ने अपना काम करना होता है।
बेसिक जो इशू होता है कि हमारे यहाँ आपने जितनी बात की है कि लोग बाहर से आते हैं जो कोई एग्रीमेंट करते हैं, उनको सबसे पहले ये साथ मेरे भाई प्रॉपर्टी के काम भी करते होते हैं, जो प्रॉपर्टी का बंदा जो अच्छे रियल एस्टेट एजेंट्स बैठे हुए हैं वो तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई काम नहीं करते, और बदकिस्मती से यहाँ 80% रियल एस्टेट का जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ फ्रॉड का काम कर रहे हैं। 80% के करीब फ्रॉड हमारे यहाँ अगर जो है ना, और फिर साथ ही साथ बेईमानी हमारे अंदर लोगों के अंदर इस तरह फैली हुई कि अगर रेट कोई 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए चढ़ गया तो उन्होंने कहा अपने सौदे से मुकर जाएंगे। फिर किसी के साथ आया तो ये भूल जाते हैं कि हमने मरना भी है या क्या करना है। उस चीज को ठीक करने के लिए अगर प्रॉपर्टी डीलर के पास एक बंदा बाहर से किसी रेफरेंस से आया है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराना वो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी डीलर का काम है। वो वेरिफिकेशन कौन कौन सी जगह से करता है, लेकिन वो उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कराता है। वो अपने कमीशन के लिए कोशिश करता है कि जल्दी मेरा बयाना हो जाए, बयाना होने के बाद मैं जनाब आगे ये चलता रहेगा। डॉक्यूमेंट्स आया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जिस तरह हमारे हैं DH है, LDA है, बाकी इदारे हैं, इनके अंदर तो होता है कि आपने सिस्टम वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा तो आपका ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। LDA के अंदर भी सेम है कि अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होगा तो वेरीफाइड होने के बाद ही वो अगर ट्रांसफर हो सकेगा। लेकिन जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है वहाँ प्लॉट्स का अगर लेन देन आ गया है, अगर इनका आपस में आ गया है, तो फिर जो केसेस कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ने उसके ऊपर प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड करनी है और रिकॉर्ड करने के बाद ही आगे चलना है। मुश्तरी होशियार बाश का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि जिस बंदे ने कोई चीज़ परचेज करनी है वो उस डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक करे। अब चेक करने के साथ साथ अगर उसने किसी लीगल फर्म से कॉन्टैक्ट किया है, लीगल बंदे से कंसल्ट किया है, वो उसको कन्फर्म करके देता है, वेरीफाई करके देता है कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है, तो आप एग्रीमेंट कर लें। अब एग्रीमेंट जब हो गया तो एग्रीमेंट के बाद की जो चीज़ें हैं वो उनके दरमियान अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो देखी जाती होती है कि टर्म्स एंड कंडीशन में कितने अर्से के अंदर पेमेंट दी है, कितने अर्से के अंदर बाकी पेमेंट देंगे और ट्रांसफर करवाएंगे। अब जिस बंदे ने पेमेंट दी है उससे पहले वाला जो बंदा उसने अगर किसी और के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है, उसको ना वकील पकड़ सकता है, ना पुलिस पकड़ सकती है, ना एजेंट पकड़ सकता है, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स देखना है कि जनाब ये फलां पटवारी ने जारी किया हुआ है, फलां एजेंसी ने जारी किया हुआ है, फलां अथॉरिटी ने जारी किया हुआ है, उसको वेरीफाई करके उसके एग्रीमेंट टू सेल में एंटर हो जाना है। जब वो एग्रीमेंट टू सेल में एंटर हो गया, 3 महीने का टाइम है, अब 3 महीने के दौरान उसको कोई किसी और जगह से कोई अच्छा रेट मिल गया, वो कहता है यार ये तो इसको मैं करोड़ का सौदा मेरा 1.5 में जा रहा है तो छोड़ो इसको, मैं नहीं देता। वो अगले के चक्कर के अंदर वो लिटिगेशन में चले गए। अब लिटिगेशन जब कोर्ट्स के पास आनी है तो कोर्ट ने देखना है उसके ऊपर केस के अंदर कंटेंट्स क्या थे, उस कंटेंट की वर्डिंग क्या थी और वर्डिंग के अंदर उनका टाइम पीरियड क्या था। उसने दूसरी पार्टी को नोटिस देना है। मीनवाइल ये होता है कि स्टे कर देते हैं, जब नोटिस होगा दूसरी पार्टी आएगी, उसने अपना जवाब देना है, जवाब देने के बाद राइट टू क्रॉस एग्जामिन होना है, क्रॉस एग्जामिन के पास एविडेंस होने के बाद ही कंप्लीशन होनी है। तो इसमें कोर्ट्स का प्रोसीजर इतना किरदार होता है, बेसिक जो इंसान कोई चीज़ ले रहा होता है उसको चेक करके चीज़ लेनी चाहिए होती है, उसको चेक करके चीज लेनी चाहिए। नाज़रीन, आपने अगर मेरे प्रोग्राम से वापसता रहते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास एक ऐसा केस भी आया था जिसके ऊपर जिन गेस्ट को मैं अक्सर बुलाती होती हूँ, लीगल एक्सपर्ट हैं, उन साहब ने सिर्फ पेपर देखकर बोला कि जी फ्रांसिक रिपोर्ट से पहले मैं आपको इस बात की तस्दीक कर देता हूँ कि इसके ऊपर जाली जो है ना ये करारनामा लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। तो मैंने बोला कि सर फिर अगर तुम्हें पता है तो फिर मामला हल क्यों नहीं कर दे। तो मुस्कुरा कर एक अच्छी सी स्माइल मुझे दी, कहता है मैडम आपको भी फिर पता ही है ना, फिर करना पैदा है ये वाला। तो समझदार तो आप भी हैं, सियाने तो आप लोग भी हैं। बहरहाल आमिर साहब ने उज़ैर ये बात की है 80% काम फ्रॉड का होता है। अब आप तो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते ना, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि 80% काम जो है वो फ्रॉड का होता है रियल एस्टेट में? मिस हम तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों को एक चीज़ समझाते हैं, फसली बटेरे। वो आप सर समझ रहे होंगे, फसली बटेरे होते हैं, वो 6 महीने कमाते हैं, 6 महीने कोई और काम करते हैं। इसी तरह एक काली भेड़े होती हैं, हर सिस्टम में है। मसलन जो बदनाम कर देती हैं मार्केट में लोगों को, जो मिस नाम लेके बैठे हैं ना प्रॉपर्टी का, जिनका नाम है, जो लीगल एडवाइजर है, बाकायदा कंसल्टेंट है लोगों के, बड़े बड़े पीक पे मतलब उन्होंने काम किए हैं, वो अपना नाम कभी भी नहीं डुबाएंगे छोटी सी मोटी ये बातों के लिए। अब जिस तरह लोगों से ओवरसीज, मोस्टली जो ओवरसीज पे बात हो रही है, ओवरसीज के लोग जब भी सोसाइटी को डेवलप होती है, कोई भी सोसाइटी लॉन्च होने लगे, वो सबसे पहले ही ब्लॉग निकालती है ओवरसीज का कि, और वो बाकायदा ओवरसीज को उसमें काफ़ी सहूलतें देती है। मसलन कि अगर लोग, अब देखें मिस टाउन लेवल का मुझे इसका आइडिया नहीं है कि टाउन लेवल में इनसे किस तरह होता है, टाउन लेवल हम करते भी नहीं है। बेसिकली मैं सिर्फ सोसाइटीज़ करता हूँ और सोसाइटीज़ की मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। सोसाइटीज़ में आप जाएँ, आप वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, वो आपको बताते हैं हाँ जी ये क्लियर है, इसका एनडीसी फॉर्म आप सबमिट करवाएंगे, साथ में नो डिमांड सर्टिफिकेट,
अगर वो आपको ओके कर देते हैं, आपका ट्रांसफर वहां पे उसी टाइम हो जाता है, 1 मिनट से पहले आपको कोई भी बकाया वाजबात जो जिसने खरीदा जिससे, वो सारे अदा करेगा, दोनों पार्टियां आमने सामने बैठेगी, वहां पे ट्रांसफर होगा। ओवरसीज ब्लॉक हमेशा जिस भी सोसाइटी में आप जाएंगे ओवरसीज मस्ट ब्लॉक होता है। अभी आप 2-4 सोसाइटी भी लॉन्च हो रही है बहुत ओमेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, उन्होंने भी स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही ब्लॉक दिए हैं, एक एग्जेक्टिव दिया है और एक ओवरसीज दिया है, और उसके ऊपर ही ज्यादा जो है ओवरसीज पे लोगों को उनका पासपोर्ट ज्यादातर मोस्टली वो कहते हैं कि पासपोर्ट अपना दिखा दें या कोई वीजा दिखा दें, उसके बगैर वो ओवरसीज को देते ही नहीं लैंड, उस लैंड को वो देते ही नहीं। तो मैं तो यही बात करूंगा, बाकी जो सर ने बात की है कि 80% फ्रॉड हो रहा है। अच्छा, आप मार्केट में होते हैं, वैसे मार्केट में होते हैं, आपको पता तो होगा ना कि किस तरह से लोग बंदे को घेरते कैसे हैं। ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, इनको पता चल जाता होता है, ये बाहर देखते हैं कि केड़ा बंदा आ रहा है केड़ा जा रहा है, पता लग जाता है कि आप बकरा आ रहा है साडे कोले हुण ते इनको असि ज़बह करना है हुण। जी जी पता चलता है, आप लोगों को नहीं चलता पता? पैसे का तो पता चलता है ना कि यार इसके पास हैवी अमाउंट है, शक्ल देख के बता देते हैं ये जारी बात है। जब वो आगे ये बात करेगा कि मुझे 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2.5 करोड़ की, तो समझ आ जाती है कि इसके पास इतनी बॉडी लैंग्वेज चेंज रहती है। ये 2.5 करोड़ की बात है। नाज़रीन, यहाँ पर ना ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि उज़ैर मुझे ये एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये जो फ्रॉड है ये होता कैसे है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, सारे कागजात भी बन जाते हैं, फिर फर्द भी निकल आती है, वो फर्द कैसे निकलती है, कैसे कैसे होता है, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि आखिर ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ये किस तरह से ये फ्रॉड का काम होता कैसे है, ताकि आप लोग भी आने वाले वक्त में थोड़े अलर्ट हो जाएं कि हमें मोहतात रहना पड़े। अच्छा उज़ैर, एक तो जरा रोशनी डालिएगा कि लोगों को किस किस तरह से घेरा जाता है ताकि वो बच सके। मैं सबसे पहले तो जो भी बंदा लैंड परचेज करने गया ना, वो एक बंदे के पास बिल्कुल भी ना जाए। अच्छा, वो मार्केट अगर 8-10 डीलर बैठे ना, 8-10 के पास जाए, जारी बात है कि सब एक जैसे तो नहीं होंगे। अगर 10 डीलर बैठे तो 10 डीलर एक जैसे तो डील नहीं करेंगे। ऑब्वियसली कोई उनको बताएगा जी ये 55 का, कोई 50 का है, कोई 51 का है, कोई 48 तक का भी उनको अमाउंट बताएगा। जो उनको सूटेबल लगे उनको कहे जी ये मेरा टोकन है, इतने का मैं टोकन दे रहा हूँ इसका, आप मुझे इसके डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें, ऑफिस जाएं या आप अपना पटवार खाना जाएं, वहां पे जाके पटवारी से पूछें कि जी ये मेरी जगह है या ये मैंने लैंड परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसको वेरीफाई करके बताएं कि ये इसी बंदे के नाम पे है या मैं जितने मरले ले रहा हूँ इसी बंदे के नाम पे है। वो आपको वेरीफाई करेंगे जी हाँ जी ओके है, आप परचेज कर सकते हैं, ये जगह ठीक है, इसी बंदे के नाम पे है, आप इसको ले सकते हैं। अगर देखें मिस डमी लोग, कई लोगों को इकरारनामे पे चीजें बेची होती हैं, बेसिकली जो बेसिक गेम होती है ना वो इकरारनामे के ऊपर ही होती है। बयाने पे वो चीज बेची होती है। जी मिस, वो बयाने पे ऑलरेडी 3-4 दफा पहले बिक चुकी होती है। जब आप उसको परचेज करने जाते हैं, जिस बंदे के नाम पर रजिस्ट्री होनी होती है, वो रजिस्ट्री करा के बैठा तो उससे पहले 2 रजिस्ट्रियां पहले हुई होती हैं, वो लैंड उसको मिलती कोई नहीं है। वो कहते हैं जनाब इसका तो इसमें तल्लक ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा जनाब, अब मैं जाती हूँ, हमारे जो विक्टिम है उनको प्रोग्राम का हिस्सा तो बनाया हुआ है कि काफी देर से वो खामोश है, आग बगोला हो रहे हैं उनके अंदर से, वो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। अजीत जावेद अख्तर ख्वाजा साहब हैं जो कि एक्स डायरेक्टर हैं सोशल सर्विसेज लंदन से, और इनका जो केस है वो आपको इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। जी ख्वाजा साहब, मेरा केस जो है ना, आपने जो माहिर कानून है इन्होंने सेल और परचेज के बारे में बात की है। मेरा घर खाली था और वो मेरा एक दोस्त जो था उसके अंदर चला गया और उसने कहा ये घर मेरा है, ये पेपर्स में मैंने 13 करोड़ 70 लाख आपको कैश दिया है। मैंने कहा 13 करोड़ 70 लाख जेब में आ जाता है जो कैश में आप लेके आए जो मुझे दिया है? तो इस तरह झूठ, उसने कहा ये पलंदा है झूठ का, उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए थे, उसने कहा ये सिग्नेचर भी है, आपके अंगूठा भी लगा हुआ है, इसलिए मैं हैरान हो गया। ये तो आगे ना बात फ्रॉड की, ये फ्रॉड किया उन्होंने। ये पर सेल एंड परचेज का गल शुरू किस तरह हुई? बात इस तरह हुई कि उन्होंने लंदन में मुझे फोन किया कि मेरी बेटी की शादी है, अच्छा, इसलिए आप शादी के लिए, वो क्योंकि हॉल बड़ा था मेरे मकान का, ये दे दें ताकि मैं 1 हफ्ते बाद आपको वापस कर दूंगा। जब मैं वापस लाहौर आया तो वो नेम प्लेट लगी हुई शबीर अहमद खान और मियाँ शबीर अहमद, तो मैंने कहा ये तुम कहता है जी मकान मेरा है, मैंने ख़रीद लिया हुआ आपसे। मैंने कहा मैं तो लंदन में था, पैसे किसको दिए, किसने, मैंने तो बेचने की नीयत ही नहीं थी, मैंने तो यहाँ एक ही मकान बनाया है और मेरी तो कोई बेचने की नीयत थी। तो आपने कहता नहीं आप कोर्ट में जाएं, वो कोर्ट में अच्छा पहले हम DHA के पास गए, DHA के जो कर्नल थे ना वो बड़े खुश, बड़े अच्छे मूड में थे। उसने कहा जाइए आप, ये कभी हो सकता है कि DHA में कोई कब्जा कर ले?
तो आप जाइए मकान के, हम आप पीछे फोर्स भेज रहे हैं। मैं और मुदस्सर मेरा जो भांजा है वो जाके ना वहाँ 2 घंटे खड़े रहे, कोई नहीं आया। अच्छा। और फिर हमने फोन किया, फिर वो कहते जी कर्नल साहब गायब हो गए हैं। अब उनकी ये उनकी कारकर्दगी थी। तो फिर हमने वकील के पास बात की, उन्होंने कहा इन्होंने स्टे ले लिया, हमें कुछ पता नहीं था, इसने स्टे लिया हुआ, मसला कोर्ट से ही हल होगा। अच्छा, ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि जब आपके दोस्त ने उस घर पे कब्जा किया जी, उस वक्त थे आप लंदन में? मैं लंदन में था। जब आप वापस आए तो नंबर प्लेट नंबर प्लेट लगी हुई थी। अच्छा, उसने कहा कि जी करारनामा हुआ है, उसने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। क्या बोला उसने? 13 करोड़ 70 लाख रुपए कैश दे चुका हूँ। वो 13 करोड़ जो 70 लाख रुपए है उसने कैश किस तरह से आपको हैंड ओवर किया है? उसने कहा हैंड ओवर किया कोई नहीं, उसने ये कहा ना, उसने ये लेकिन कहा। आप तो उस तारीख में आए ही नहीं पाकिस्तान। मैं उस तारीख में था ही नहीं पाकिस्तान में। वो तो उस तारीख में थे ही नहीं। ठीक है, तो साफ साफ ये भी चीज जाहिर हो जाती है, तारीख में भी नहीं। जी। दूसरा, 13 करोड़ 70 लाख रुपए अगर लिया होगा तो आपने मूवमेंट तो खा तो नहीं लिया होगा ना? आपको किसी बैंक में 13 करोड़ 70 लाख में एक पूरी वैन भर जाती है इतने रुपए में। 13 जेब में तो नहीं आता इतने पैसे। ठीक है। और फिर ये प्रोसीजर जो है आपने ज़ुबैर साहब ने जो प्रोसीजर बताया ना, एग्जैक्ट यही प्रोसीजर है कि वहाँ ऐसे नहीं सेल परचेज हो जाती। वहाँ का ऑफिसर जो है कर्नल बैठता है, सामने आमने वीडियो बनता है। अच्छा। उनका रजिस्टर होता है, उसमें रजिस्टर में सिग्नेचर होते हैं खरीदने वाले के भी और बेचने वालों की। वहाँ की तस्वीरें लगाई जाती हैं। तो फिर ये अच्छा, ये मुझे क्यों कोर्टों में और थानों में ख्वार कर रहे हैं? सीएसपी के दफ्तर जाओ, वहाँ मैं 3 दफा गया हूँ, वहाँ नीचे मार कर देते हैं। एसपी के दफ्तर जाओ, डीएसपी के दफ्तर जाओ, डीएसपी के पास गया तो वो कहता है ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सारी फ्रॉड है, ये कभी हो सकता है कोई किसी को मकान दे? तो हर बंदा ओके की रिपोर्ट देता है, मुझे खुद ताज्जुब हुआ। डीएसपी कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब ये है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट लिखाएं तो फिर देखेंगे कि मेरे ख्याल में आमिर साहब फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी नहीं बनता, क्योंकि उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस प्रोसीजर से तो ये चीज गुजरी नहीं। देखिए इनका केस जो है ना गड़बड़ हो रहा है। डीएचए के रिकॉर्ड के अंदर ये अभी तक मालिक है जी। डीएचए के रिकॉर्ड के अंदर वो मालिक नहीं आया। उसने एक बोगस एग्रीमेंट टू सेल बनाया है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर था। अगर तो एग्रीमेंट टू सेल बनाने की जो डेट है उस डेट में ये पाकिस्तान से बाहर हैं। जी तो सिंपल फ्रॉड का केस है, पर्चा होना है और पर्चे के ऊपर अंदर जाना है, वो बंदे ने वो कराया जाना है। अब 13 करोड़ की अमाउंट है, अगर वो कैश दिए उसने तो उसको ये भी साबित करना है कि कैश उसने लिया कहाँ से, किसी बैंक से निकलवाया है, कहाँ से लिया है, क्या है? उसकी ट्रेल वो देनी है उसके ऊपर। अब देने के बाद घर, अब ये मुल्क से बाहर है, जब बेसिक वहीं से आपका फ्रॉड निकल आएगा ना कि एग्रीमेंट बना किस डेट को, किस डेट को हुआ है। अगर इनके बकौल में मुल्क से बाहर था और जिस डेट को किया, अब ये देखा जाना है कि कितने अरसे बाद ये वापस पाकिस्तान है। अगर यहाँ पर ये घर खाली पड़ा हुआ था तो कोई चौकीदार, कोई मुलाजिम वहाँ कोई चीज रखी हुई थी, अगर उसके रखा हुआ था तो उसने कहा कि शादी के दिन रखना है, तो शादी के दिनों के बाद उस चौकीदार ने इनको बताना गवारा किया कि नहीं किया है, या घर खाली रखा हुआ था, घर खाली इसी के पास था। हाँ, वही चीज है ना कि इनका वो ट्रस्ट का बंदा था, जब ट्रस्ट का बंदा था, साथ काम कर रहा था, उसके दिल में चोर आया, उसने कहा ठीक है ये बंदा बाहर रहता है, मैं फ्रॉड कर लूं। अब वो फ्रॉड कर गया हुआ है। अब फ्रॉड करने के बाद जो बेसिक इनका था कि पुलिस की एप्लीकेशन दी है, उन्होंने उसके ऊपर कहा जी फोरेंसिक हो रही है। फोरेंसिक होने से पहले एफआईआर देनी उन्होंने कि फ्रॉड किया हुआ है। अब फोरेंसिक आती है तो जब तक फोरेंसिक नहीं आएगी, फोरेंसिक कितना अच्छा लगता है, फोरेंसिक को मेरा नहीं ख्याल कि ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन लगते हैं। 15 दिन के टाइम के अंदर फोरेंसिक आ जाती है और फोरेंसिक के अंदर ये साबित होता है कि इनके साइन नहीं है। और सबसे पहली चीज कि जिस दिन एग्रीमेंट बना है वो एग्रीमेंट के अंदर इनकी एग्जैक्ट नाम होगा उसके ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर, किस दिन में पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में है ही नहीं, तो उस दिन से ऊपर एफआईआर बनती है। एफआईआर देंगे तो बंदा मेरे ख्याल में उठाएंगे पुलिस, मेरा नहीं ख्याल कि कितनी देर स्टैंड करता है। जैसे ख्वाजा साहब ने ये चीज कही है, अब डीएचए के अंदर ये तो नहीं होता कि मैंने अगर कुछ चीज ली और मैंने आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया तो सिर्फ हम कागज पे लिख लेंगे और आपके नाम पर हो जाएगी। वहां पर तो ऑब्वियसली ट्रांसफर उसके नाम ही है, अभी तक इनके नाम ही है। उसने एक एग्रीमेंट बनाया, उसने कहा जाएं आप। अब उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए उसने कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया उन्हें कि मैंने इतनी पेमेंट का हमारा सौदा हुआ था, मैंने इसको पेमेंट दे दी है। अब ये डीएचए के ऑफिस के अंदर मेरा नाम ट्रांसफर नहीं कर रहा है। अब उसने केस ये किया हुआ है और ये किसी और को बेचना चाह रहा है और बेचना चाह रहा है, इसको रोका जाए, कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया होगा, इनको नोटिस हो गए होंगे, ये चल रहा है। अब इनको है कि वो जो एग्रीमेंट बनाया हुआ है उस एग्रीमेंट की कैंसिलेशन का डॉक्यूमेंट्स इन्होंने वहां सूट फाइल करना कि ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, इसके ऊपर मैंने एप्लीकेशन दी है फ्रॉड का है, वो दोनों इकट्ठे हो जाए इनकी इसके ऊपर। उसकी चीज है वो फिर
मामला कोर्ट के अंदर गए हैं तो सेटल हो जाएंगे जल्दी सर, वो असल ऑलमोस्ट। में गेम प्लान ये हुआ इनके साथ, इनको मैं बताता हूँ। 1200 का जो इकरारनामा, सर आप ऑब्वियसली जानते हो कि ईस्ट टार्म का बार कोड होता है, हाँ जी, जी वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल रजिस्टर होता है। उन्होंने 1200 का इकरारनामा लेके 13 करोड़ समथिंग कुछ लेके इनके रफ से जो भी साइन वगैरह, सर आपको पता है मारियत हमारे मुल्क हाँ जी। में हर चीज पे बहुत ज्यादा है, इन्हीं के साइन अंगूठे वगैरह करवा के अब वो सिर्फ एक 1200 के इकरारनामे के पावर के ऊपर इनके घर में कब्जा करके बैठे, बाकी डॉक्यूमेंट्स उनके पास कुछ भी नहीं है, ना वो डीएचए में गए हैं, ना डीएचए से उनको ट्रांसफर हुआ हुआ इनकी तरफ से। ये जो बकौल इन्होंने मुझे बताया कि ये सिटीजन है वहाँ के ओवरसीज के, तो ओवरसीज में ये गए हैं, उन्होंने भी अभी तक इनको कुछ नहीं किया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये तो बिल्कुल सिंपल सा केस है सर, ये तो नजर आ रहा है कि बिल्कुल क्लियर केस है। ये भैया ओवरसीज के जो चेयरमैन है वो बड़े वीक हैं, वो पर्चा करा ही नहीं सके। ओवरसीज कमीशन का काम ही नहीं है कि वो किसी के ऊपर एफआईआर दे सकें, वो अपने मामलात को सिर्फ आपको तेज कर सकते हैं। ओवरसीज कमीशन का जो एक्ट है वो प्रॉपर अभी तक बना नहीं है, जिसके तहत जो कमिश्नर बना होगा उसके पास ये पावर होगी कि केस कर सकता है। बेसिक जो किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना, उसकी अथेंटिकेशन जो है वो सिविल कोर्ट का काम है, उसके अंदर ओवरसीज कमीशन का काम कोई नहीं होता। वो सिर्फ ये पुलिस को कह सकता है। हाँ, इनके केस के अंदर वो कह सकते थे कि भाई डॉक्यूमेंट बोगस बनाया हुआ है, जिन दिनों में डॉक्यूमेंट बनाया ये, हाँ, कि वो मुल्क से बाहर थे, ये किस तरह होगी, उसमें पुलिस करने में आए तो देर भी नहीं लगती। बहुत आउटस्टैंडिंग हाँ, पॉइंट है ये, बहुत मेन पॉइंट है ये चीज। ये नहीं, तो फिर इस बात का फिर एतराफ करें ना कि हमारा ओवरसीज डिपार्टमेंट तो काम ही नहीं कर रहा। फिर ओवरसीज कमीशन अब नाम इनके का ही है। केस को डिफेंड तो ओवरसीज कमीशन को करना चाहिए। नहीं, उनके पास पावर ही नहीं है। तो बात फिर नहीं, बैठे कैसे मुझे हैं? तो आप एक्सपर्ट है ना, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता चीजों का। ये ओवरसीज कमीशन का वैसे काम की है, बस काम क्या करता है? मैं नाज़रीन जानना चाहिए क्या बड़ा करते हैं? मुश्किल क्वेश्चन आपने कर दिया है मुझसे। अगर जाती तौर पे राय लें तो ओवरसीज कमीशन किसी काम का नहीं। और हमारे- एक मुअत्तल हो चुका है। ओवरसीज- हमारी दरखास्त पर एक ओवरसीज जो कमिश्नर था वो मुअत्तल हो गया है, क्योंकि उसने जो दूसरी पार्टी के साथ समझौता कर लिया था। एक इन्होंने बनाया हुआ जनाब वो सीएम शिकायत सेल, वो तो ठीक है ना, वो तो शिकायत सेल तो सेपरेट है। वो तो सेपरेट है ना, ये भी तो शिकायत ही है ना। जी जी, शिकायत देखें, शिकायत इनका ये पर्सनल इशू है ना, पर्सनल इशू पे शिकायत के ऊपर पुलिस काम अपना तेज कर देगी। अब इनके मामले के अंदर उन्होंने पुलिस को कहा कि मैंने एसपी के पास गया, उसने डीएसपी के पास भेज दिया, डीएसपी ने आगे उसके ऊपर कहा जी फोरेंसिक हो जाएगी। अब फोरेंसिक ये कितने अर्से से चल रहा है, कितने अर्से से चल रहा है? ये आपका 3-4 महीना है, ये 4 महीने से आपकी एफआईआर नहीं हुई। नहीं हुई। ये एक अनफॉर्चुनेट है। वैसे हम बैठे हुए टीवी के अंदर, मेरे ख्याल में हमारे जो डोगर साहब है, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब, वो इस मामले के अंदर काफी तेज हैं। जहां कब्जा करके बैठा हुआ उसके अंदर तो उन्होंने बड़ा तेजी से डोगर साहब से 3 दफा मिल चुका हूँ। उन्होंने अगर डोगर साहब ने कोई हेल्प की आपकी? नहीं, बस वो कुछ लिख देते हैं कि आगे जाके तस्दीक कराएं, सीएसपी के एसपी के पास जाएं, फिर एसपी डीएसपी के साथ पास जाएं। इसी तरह मैं रुलता रुलाता धूप में फिरता हुआ ये सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन सुनाई किसी पे जगह भी नहीं हुई। 1-on-1 मुलाकात हुई आपकी डोगर साहब से? 1-on-1 मुलाकात हुई और मैंने एक्सप्लेन भी किया उन्हें कि भाई मैं तो यहाँ रहता नहीं, मेरा मकान पीछे से मेरे एक वाकफ ने ही कब्जा कर लिया है। तो उन्होंने उन्होंने नीचे लिख दिया कि जाएं इसकी तस्दीक करें एसपी के पास। फिर मैं एसपी के पास गया, 2-2 घंटे बाहर बैठ के, तो फिर एसपी चले गए, आज वो किसी काम पे था। फिर दूसरे दिन गया, फिर तीसरे दिन गया, एसपी से मुलाकात हुई, उन्हें डीएसपी की तरफ रेफर कर दिया। डीएसपी ने भी 2-4 दिन लगा दिए कि भाई कल आना, परसों आना। इसी तरह 4 महीने गुजार दिए इन लोगों ने। ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। इतना देखिए, ख्वार हमारे किया कानून इन्होंने, के अंदर कोई ऐसी हद ही चीज़ नहीं। है। लेकिन डोगर साहब ने बैठ के कब्जा खाली कराने के लिए बंदे नहीं भेजे ने, मतलब कोई वंडो वाला काम तो नहीं करना, पुलिस का काम है। अब इंक्वायरी करने का जो इख्तियार है वो नीचे उसने मार्क करना है, एसपी ने नीचे डीएसपी ने इनकी एप्लीकेशन आनी है, दूसरी पार्टी को बुलाना है, उसके अंदर वो नोटिस भेजेंगे कि जनाब के खिलाफ एप्लीकेशन आई है, आप थाने में मौजूद हो। और अब वो कितना टाइम लगेगा, उस टाइम के ऊपर कुछ हो सकता है, क्योंकि पिछले अरसे में ये चल रहा था, आपके मुहर्रम के टाइम भी चल रहा था, उसकी वजह से पुलिस शायद इस इशू में मसरूफ हो। गुफ्तगू जारी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक को जाने से पहले जो है वो हमारी बात हो रही थी ख्वारिज के केस को लेकर। बताया ये जा रहा था कि कैसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के अंदर किस तरह से फ्रॉड का चक्कर डाल के जो है ना उस बंदे ने फ्रॉड का केस अपने ऊपर तो डाल ही लिया है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से फ्रॉड किया गया, वो हमें आमिर साहब ने भी रहनुमाई की और उजैर साहब ने भी बताया कि किस तरह से हम लोग ये करते हैं। जी जी, क्या आपके साथ ओवरसीज डिपार्टमेंट ने मुकम्मल तौर पर ताउन किया, आपको सपोर्ट किया? जी हाँ, 12 साहब से आपको कोई शिकायत है?
जी नहीं, बारा साहब से कोई शिकायत नहीं है। बारा साहब ने सारी सुनी आपकी? हाँ, लेकिन बारा साहब के पास पावर नहीं है कि जाके फौरन पर्चा कटवा सकें। नाज़रीन, कई प्रोग्राम्स के अंदर पहले ही बोला है कि टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस होते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कतई तौर पर नहीं चाहती कि हाँ जी ख्वाजा साहब मेरे प्रोग्राम में आ गए हैं तो मैंने इनकी कहानी सुन ली है और थोड़ी बहुत रेटिंग मेरे प्रोग्राम की उतले हो जावे, ठीक है सुन लिया, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पर्सनली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं भी फॉलो किया करूं और मामला को जो है वो देखा करूं। अब हमने इनकी सारी कहानी तो सुनी है, आप उनके लीगल एक्सपर्ट हैं, इनको प्रोसीजर बताइए कि स्टेप बाय स्टेप अब इनको आगे क्या करना चाहिए, इनका मामला कैसे हल होगा? लीगली सीधी सी बात है कि अब वो जो कोर्ट के अंदर स्टे चल रहा है उस स्टे को ये खारिज करें और खारिज कराने के बाद वहाँ पुलिस को दें कि ये खारिज हो चुका हुआ है और पुलिस उस दौरान जो एप्लीकेशन उन्होंने दी हुई है उसके ऊपर सिर्फ जाके अभी आज के प्रोग्राम से आप भी कहेंगे सीसीपी को कि वो जो कंसर्न डीएसपी है उसको कहें कि दूसरी पार्टी को बुला के उसके खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज करेगा तो उस पर प्रेशर पड़ेगा कि हाँ जी मैंने गलत काम किया है और उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। जो फोरेंसिक रिपोर्ट आती है इधर से स्टे खारिज होता है तो मेरे ख्याल में इनका मसला सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ स्टे कैंसिल करना है इन्होंने, पर केस वापस लेना है। देखिए केस वापस नहीं होना है, बेसिक स्टे अगर खारिज हो, स्टे उसने मांगा होना है कि इस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर ना किया जाए और मुझे इलीगली डिस्पोजेस ना किया जाए। मेरे ख्याल में अब पता नहीं वो क्या केस है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ यही होगा। अब जब वो स्टे उसका खारिज हो जाता है तो स्टे इट मीन कि उसकी जो लीगल फुटिंग खत्म हो जाती है। अब फिर बाकी अगला जो काम है वो इनको पता है कि वो क्या तरीके से जगह खाली करानी है क्या नहीं करानी, वो ये बताएंगे, अभी हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, ठीक है नाज़रीन, आप समझ गए होंगे वैसे कौन सा मैं तो तरीका कोई है। गैर कानूनी ठीक है? काम करना नहीं चाहता कोई भी, इसीलिए 4 महीने हो गए हैं, नहीं तो पहले ही वो मुझे कई सजेशन आई हैं कि इस तरह करो कि बाहर निकाल के फेंक लो, तुम मालिक हो, तुम्हारे पास पेपर्स हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो निकाल के क्यों नहीं बाहर फेंकते? ना मैं निकाल सकता हूँ, मैं लीगल आदमी हूँ। आपके बच्चे कितने हैं लंदन में? जी हाँ, लंदन में है। आप अभी अकेले हैं यहाँ पर? जी हाँ, मैं इस केस को फॉलो करने के लिए आए हुए हैं? हाँ, इस केस को फॉलो करने के लिए। नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ये कब्जा कर बैठा है। वैसे ही मैं आया हूँ अपनी बीवी एक बेटी के साथ आया हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इन्होंने, अब मैं किसी और जगह रह रहा हूँ किराया दे के और ये अंदर अपना वो पुलिस फर्निश्ड घर आपके है। 2 घर है ना? जी हाँ, मेरे 2 घर हैं यहाँ, एक किराए पे दिया हुआ था लेकिन अब खाली था, इसने रेनोवेशन करानी थी, इसी ने कब्जा करके, एक पर तो कब्जा हुआ है ना, दूसरे का क्या दूसरा भी कब्जा किया, अपने भाई को रखा हुआ है, दूसरे पर भी कब्जा किया है? दूसरे उसने बस के भाई को रखा हुआ है वहाँ। नाज़रीन, प्रे की बात जो है ना, मतलब मैं तो जा रही हूँ घर खाली कराने के लिए, ठीक है ना, मतलब जाहिर बात है अगर लीगली एक बंदा फॉलो कर रहा है किसी चीज को, अपने कानून को जो है ना फॉलो करते हुए जा रहा है, उस केस को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनी नहीं जा रही। जहांगीर साहब भी कह रहे हैं कि जनाब मैं जितने जोगा था मैंने वो किया, आगे सुनवाई नहीं हो पा रही, लेकिन खैर जो भी है कानून से कोई भी बालातर नहीं है, हमें कानून को फॉलो करना ही पड़ता है और हमें कानून को फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अक्सर जलसा जुलूसों के अंदर आके बात ये होती है कि जी रोटी कपड़ा मकान और ये चीज मिलेगी, ये चीज मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप वाकई में किसी भी मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ महकमा कानून ठीक करते हैं। महकमा कानून अगर हमारा ठीक हो जाए ना तो बहुत सी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी और महकमा कानून में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अब जिस तरह से पिछले प्रोग्राम के अंदर भी, और ये तो एक टॉपिक है ना रियल एस्टेट का, ऐसे दर्जनों और टॉपिक्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर फिर भी बात घूम फिर कर इसी चीज की आती है कि यार कानून नहीं ठीक, कानून बना तो दिया गया लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और वो पता नहीं पंजाबी में कहावत है कि जिंदे घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, ऐसे ही ना कुछ है। बस ये सिस्टम है, अगर आपके पास 4 पैसे अच्छे हैं, तगड़े हैं, तो आपका काम फौरन से हो जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो फिर कोई काम नहीं होगा, धक्के खाते रहें आप। लेकिन एक चीज है, अगर आप किसी एक चीज के पीछे लग भी जाते हैं, उसको फॉलो कर भी लेते हैं साफ सुथरे तरीके से, सच्चाई का साथ देते हुए, तो फिर आपको टाइम बड़ा लग जाता है, आपकी सारी उम्र गुजर जाती है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, इसलिए फिर ये इलीगल की तरफ जाते हैं। ये वजह है। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मैं डंडा चक लवां तो बस जाके तो बिजी छितो छितरी हो जाइए, तो ये मजबूर किया जाता है सिस्टम की तरफ से कि आपका काम इस तरह से होगा, अगर आप लीगल तरीके से करेंगे तो टाइम फ्रेम बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अभी एक किस्सा कहानी जो चल रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म, बातें मैंने अभी भी आपसे बहुत सी करनी थी और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि ख्वाजा साहब इंशाल्लाह, क्योंकि आपका केस तो वैसे ही बड़ा साफ सुथरा सा सीधा साधा सा केस है, तो सीसीपीओ साहब से भी रिक्वेस्ट है जनाब, अल्लाह राय देखो, मेहरबानी करके चीज़ों को देखा करो, फॉलो करिया करो और ऑर्डर दो, और ऑर्डर आगे से इंप्लीमेंट ना हो, आगे से पूरा ना हो, और अगर आप ऑर्डर दें तो ये हो नहीं सकता। जनाबे वाला रूट लगा हुआ है, अभी से यहाँ से फलाम बंदे ने गुजरना है तो सारियां सड़क खाली कर देने हैं तुसी, ठीक है ना, कोई बंदा ना कीड़ी ना गणी देंदे उथों,
लेकिन इस पर भी देखा करें कि आइए मामला कैसे हल होगा। आपके सामने चिड़ी पर नहीं मार सकते। ठीक हो गया। आमिर सईद साहब, बहुत शुक्रिया, दोबारा फिर से आपको दावत दूंगी प्रोग्राम में। उजैर साहब, जो मैंने आप पे एलिगेशन लगाई थी कि आप लोग इस तरह से फ्रॉड करते हैं, वो आप पे नहीं लगाई थी, ओवरऑल सिस्टम इस तरह से है। बहुत शुक्रिया जी आने के लिए। और अख्तर ख्वाजा साहब, इस माजरत के साथ कि आप हमारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हम आपके साथ उस तरह से नहीं कोऑपरेट कर सके, लेकिन अल्लाह करे आपका ये मामला जो है ना वो मैटर जल्दी हल हो जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।